Hello friends, let's discuss 10 MCQs from physical chemistry. I have selected these MCQs from various exams of chemistry which you face at different levels during your career. So ये क्या है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस का सीधा आने का या इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के एग्जाम में आने का पूरा स्कोप है. आई होप यू विल वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली. लेट्स सी द फर्स्ट वन. ये हमारे पास क्या है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है. द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट के. क्वेश्चन नंबर 1. ओके प्लीज, क्वेश्चन नंबर 1. ये रेट कांस्टेंट है के. ये किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है. तो क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट के ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अरेनियस इक्वेशन एज. तो इसने किया हमारे पास क्या है, अरेनियस इक्वेशन है के इक्वल टू ए ई एस पावर माइनस ई और आर टी. ओके प्लीज, ये इक्वेशन है अरेनियस इक्वेशन. इसमें रेट कांस्टेंट है, इक्वेशन फ्रीक्वेंसी है, ई अब जानते हैं मैथमेटिकल नंबर है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एनर्जी एक्टिवेशन और गैस कांस्टेंट टी इज द टेंपरेचर ऑफ रिएक्शन इन केल्विन. तो ये क्या बताता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन EA कैन बी कैलकुलेटेड बाय, कि कौन सा जो हमारे पास ये एक 4 आंसर्स हैं उनमें से कौन सा ठीक है जो ये बताता है कि K की वैल्यू हम कहां से निकाल सकते हैं रेट कांस्टेंट की. तो पहला आंसर क्या है, प्लॉटिंग K वर्सेस T. सो आंसर नंबर 1 भाई क्या है, प्लॉटिंग ग्राफ बनाना है. ये प्लॉटिंग किस में, K वर्सेस K रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में ऐसे. ये आंसर है. तो दूसरा क्या है, वेरी प्लॉटिंग K वर्सेस log T. प्लॉटिंग K वर्सेस log T कैसे ग्राफ बनेगा. थर्ड, प्लॉटिंग log K वर्सेस 1/T. प्लॉटिंग log K वर्सेस 1/T. ये आंसर है. या चौथा क्या है, प्लॉटिंग log K वर्सेस log T. चार में क्या भाई, प्लॉटिंग log K वर्सेस 1/log T. ठीक है, ऐसे इनमें से कौन सा आंसर है. सो आंसर इज थर्ड वन. ठीक है, log K 1/T में जो ग्राफ बनेगा तब हम क्या है उस ग्राफ से रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, K की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो आंसर इज थर्ड वन. तो तीसरा आंसर है. तो इसका अगर आप यहाँ पर log लेंगे ना प्लीज, log लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिलेगी. कौन सी इक्वेशन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c. ठीक है, और वहां से यहाँ से क्या है आपका, ये y और x में ग्राफ बनेगा. तो ये आपके क्या है, ये log K वर्सेस 1/T इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. ए फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन. क्या भाई, ए फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट्स इन, ओके प्लीज, 20 मिनट्स हाफली. एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 20 मिनट में आधी पूरी हो जाती है. टाइम टेकन फॉर 90% कंप्लीशन. तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये वाली. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ पीरियड क्या दिया उसने भाई, इसका हाफ लाइफ पीरियड है 20 मिनट्स. क्या करना है आपने, तो 90% रिएक्शन. ठीक है, रिएक्शन कितने टाइम में पूरी होगी, ये इसने आंसर दिए हैं. यहां से 4 आंसर है भाई. ओके प्लीज, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स. फर्स्ट इज 40 मिनट्स, सेकंड इज 50 मिनट्स,
third is 66.46 minute, fourth is 3323 मिनट। ये 4 आंसर हैं। ओके प्लीज, तो यहां से आपके 2 फार्मूला लगेंगे इसमें। एक तो हाफ राइट का होगा हमारे पास, इसमें टी हाफ की फार्मूला आता है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 ओवर के। तो यहां से क्या है, ऐसे टी हाफ इसने दिया है 20 मिनट्स है, यहाँ पर 20 आ जाएगा आपका, 20 के की वैल्यू आ जाएगी के इक्वल टू 0.693 ओवर 20, और फिर क्या के क्या होता है, के इक्वल टू 2.303 ओवर टी हाफ log a ओवर a माइनस एक्स। यहां से आएगा टाइम क्या होगा, टी हाफ दिया इसमें, ठीक है। तो 90% यहां से करेंगे और जब के की वैल्यू यहां रखेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा भाई, टाइम टी कितना का फ्री है, कितना पूछा उसने यहां पर, टी 90% पूछा है आपसे ना, टी 90% कितना है, टी 90%। तो आंसर इज, जब कैलकुलेट करेंगे ना टी 90% के की वैल्यू रख देंगे, यहां से क्या है ए और क्या है, ये 90% है, ठीक है। a माइनस 90/100 a, या यहां पर क्या आएगा, ये 9/10 a, x की जगह पर क्या आएगा 9/10 a आ जाएगा, ठीक है। निकाल देंगे, आंसर इज 66.46 मिनट। तो यहां पर तीसरा आंसर होगा ये इस क्वेश्चन का। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट। Which one of the following statements is correct? इसने 4 स्टेटमेंट दी हैं, आपने बताना है कि उनमें से कौन सी ठीक है, कौन सी ठीक है। Which one of the following statements is correct? Density is an extensive property, right? 4 स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है, डेंसिटी क्या है कि डेंसिटी is an extensive property, ओके प्लीज, प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी सिस्टम की 2 तरह की होती है, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। जैसे हमारे पास बीकर में पानी है, यहाँ पर प्लीज पानी, ओके। अब पानी कितना है इसमें, चाहे पानी 5 ml है, चाहे 10 ml है, चाहे 15 ml है, कुछ भी, कितना पानी है इसके अंदर, डेंसिटी क्या होती है, 1 होती है पानी की ना, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये डेंसिटी क्या है, या तो यहाँ से पानी की मात्रा चेंज करने से चेंज नहीं होती है डेंसिटी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो स्टेटमेंट रॉन्ग है ये जो उसने दी है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द मास ऑफ द, ठीक है, मास ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर सिस्टम क्या है, वाटर, हम कह रहे हैं यहाँ पर ये दूसरी में, ठीक है, कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मास पर डिपेंड करती है, ये कह रहा है, ये दूसरी स्टेटमेंट है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या है, यहां पर मास पर डिपेंड करती है, ये गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि वो मास पर डिपेंड नहीं करती है। डेंसिटी क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहां पर तो वो, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास पर डिपेंड नहीं करती है। तीसरा, पोटेंशियल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सही है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्या होता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, किसी भी सिस्टम की, ठीक है। तो उसमें सिस्टम में जितना ज्यादा मास होगा, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर इज थर्ड, जो है ये 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। फोर्थ में क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम, ये भी गलत है। ये कह रहा है इंडिपेंडेंट है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि वो डिपेंडेंट होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सिस्टम। देखिए यहां पर जो खुद कह रहे, मास अपने आप में क्या है, मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है।
जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा मास होगा, यहाँ पर उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा, उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा। इंटरनल एनर्जी यू एक क्या है, ऐसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये। ओके, क्यों? ये जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा इसकी वैल्यू होगी यू की, तो मास पे निर्भर करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ वन। Bond energy of HH and HCl bonds is 430 kilojoule mole inverse and 242 kilojoule mole inverse respectively. If heat of formation of HCl is minus 91 kilojoule per mole, the bond energy of HCl is. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, प्लीज देखिएगा। लेट्स सी, तो करेंगे आप हम थोड़ा रब करके इसको। तो इसमें तीन स्टेटमेंट दिया पर तीन वैल्यू दिया हुआ यहाँ पर ना, ठीक है, तीन वैल्यू दी है। ये देखिए जरा ध्यान से, he has given थ्री वैल्यूज, तीन चीजों की वैल्यू दी है। तो ये क्या करना, सबसे पहले क्या होगा भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, ये H2 गैस है, ठीक है, और ये Cl2 गैस है, ये गैस हमें मिलेंगी यहाँ से, और क्या बनेगा 2HCl, और यहाँ से क्या भाई हीट एनर्जी बाहर निकलेगी, हीट एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी बाहर निकलेगी, हीट एनर्जी। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ओके प्लीज, इसका एक मोल बनना चाहिए, इसके एक मोल के क्या इसको डिवाइड कर देंगे, इससे 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो 1/2 दिस इज HH, जो बॉन्ड एनर्जी है इसका आधा आएगा, प्लस 1/2 Cl बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू HCl का क्या है, यहाँ से बन गया ना पर भाई HCl, ये बॉन्ड बन गया ना, ठीक है, बॉन्ड बन गया। तो पूछ रहा है, इसने वैल्यू दी है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH 430, तो ये जगह 430/2 प्लस यहाँ से इसमें हमने हीट दी है, यहाँ पर भी क्या है, ये है 242/2 इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 91 है यहाँ पर, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन, राइट, हीट बाहर गई है, -91 है अपनी जैसे, जो हीट यहाँ पर पैदा होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर प्लीज, ठीक है, ये 2 मोल के लिए, 1 मोल के लिए, राइट, वो कितने दिया उसने हीट ऑफ फॉर्मेशन इसके लिए, यहाँ से 91, ये बाहर से आ रही है, हम माइनस लेंगे इसको, तो बॉन्ड एनर्जी क्या है यहाँ पर, ये यहाँ से HCl जो बॉन्ड बन रहा है ऐसे इसकी, इसको x मान लेते हैं ना, यहाँ पर जो ये 1 मोल बना HCl का, ठीक है, तो यहाँ पर क्या इसका ये बॉन्ड एनर्जी यहाँ से आ जाएगी, तो लिखिए x द बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू दैट इज 215/121 प्लस 91, ये हमारे पास क्या है, बॉन्ड एनर्जी है किसकी, HCl बॉन्ड की, और वैल्यू क्या है 427 किलोजूल, 427 किलोजूल पर मोल, राइट। इसमें आप ये अलग अलग वैल्यूज दी होंगी भाई, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl दिस कितनी आ रही है ये, तो इसमें अलग अलग वैल्यूज ने दी है यहाँ पर। A हमारे पास क्या है, दैट इज योर 230 किलोजूल, ऐसे आंसर आ रहा है, 427 किलोजूल पर मोल होता है, 3 योर, ठीक है, दैट इज 200 किलोजूल, एंड फोर्थ इज ये 2 हमारे पास क्या है भाई 90 है, 290, एंड दिस इज योर 480 हमारे पास, इस तरह से ये दी है हमारे पास वैल्यूज इसमें, तो दिस इज द राइट वैल्यू, आंसर इज 2 427। उसने लेटर दिए यहाँ से प्लस, तो पूछ रहे 4 वैल्यू दी है किसकी, HCl की बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, जब HCl का 1 मोल बनेगा तो वहां पर बॉन्ड एनर्जी कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर द रिएक्शन, डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन कौन सी है भाई, तो रिएक्शन Fe2O3, ये सॉलिड है, राइट, हाइड्रोजन गैस से हम इसको रिएक्ट करते हैं, गर्म जो हमारे पास है ये सब्सटेंस होगा आयरन ऑक्साइड, इसके ऊपर लेके हम H2 गैस पास करेंगे, क्या करते हैं भाई H2 गैस पास करते हैं,
और क्या बन जाता है ये आयरन, ये गैस है, आयरन सॉलिड दैट इज योर 2Fe, ये सॉलिड है, प्लस वाटर 3H2O, ठीक है, लिक्विड। इस रिएक्शन के लिए पूछ रहा है कि भाई इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। सो हियर वॉल्यूम चेंजेस, देखिए प्लीज, जब गैसेस बनती है ना तभी वॉल्यूम चेंज आता है। जैसे यहाँ पर इससे कोई वॉल्यूम चेंज आएगा सॉलिड से, इससे आएगा, ये 3 मोल है हाइड्रोजन के, यहाँ पर ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के हमारे पास क्या हुआ, डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V इज इक्वल टू 0 -3 इक्वल टू -3। यहाँ पर कितने मोल है भाई प्रोडक्ट्स के, जो गैस फॉर्म में 0 है, रिएक्टेंट्स में कितने हैं, ये 3 मोल है -3, राइट। और ये जो आंसर, जो इक्वेशन होती है हमारे पास, आप देख लीजिए यहाँ पर जो इक्वेशन होती है इसकी, यहाँ पर देखेंगे हम इसको, इक्वेशन को, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। तो रिएक्शन के दौरान, ठीक है, गैसेस जो हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स है उनके वॉल्यूम से जो चेंज आएगा गैस, तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है -3 आ रहा है, ये हो जाएगा यहाँ से डेल्टा U -3RT। और आंसर्स क्या दिए इसे भाई, आंसर्स दिए हैं, देख लीजिए, 1 डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U, ये आंसर है पहले वाला। दूसरा डेल्टा H इक्वल टू माइनस डेल्टा U माइनस डेल्टा U। थर्ड इज डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U माइनस 3RT। तो आंसर इज थर्ड, तो आंसर इज थर्ड। फोर्थ इज डेल्टा H इक्वल टू, तो आंसर 4 इज डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस 3RT। यस, फोर्थ आंसर इज डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस 3RT। ये हमारे पास क्वेश्चन था आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन था, नाउ लेट्स सी द सिक्स्थ क्वेश्चन। एट केमिकल इक्विलिब्रियम गिब्स फंक्शन इज, जब कहीं पर भी केमिकल इक्विलिब्रियम आई तो वहां पर सिस्टम की फ्री एनर्जी में चेंज आएगा, डेल्टा जी, वो 0 होता है, और ये गिब्स फंक्शन है। क्या क्वेश्चन है ये, एट केमिकल इक्विलिब्रियम गिब्स फंक्शन इज मैक्सिमम मिनिमम 0 ऑलवेज नेगेटिव। ये बोल रहे हैं इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी डेल्टा जी की, 2 मिनिमम आएगी, 3 0 आएगी, 4 नेगेटिव आएगी हमेशा। At equilibrium, the value of Gibbs function, that delta जी को बोल रहे हैं Gibbs function, maximum, minimum, 0, always negative। तो आंसर is, ये चीज आपको याद रखनी है भाई, किसी भी सिस्टम में यदि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम के ऊपर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है भाई, चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2 dissociates in presence of light only when mercury vapors are present. This is an example of, very important, so this question number 7। H2 जो मॉलिक्यूल से टूट जाते हैं, dissociates in presence of light, जब इनके ऊपर लाइट पड़ेगी, light only when Hg vapors are present, Hg vapors are present। देखिए प्लीज, अगर H2 पे लाइट पड़ती है इसके कोई असर नहीं होगा H2 के ऊपर, लेकिन यदि बीच में Hg भी है, ठीक है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट जाते हैं H2 के। तो ये किसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है भाई, केमिल्यूमिनेसेंस। केमिल्यूमिनेसेंस क्या होता है ये, जब किसी रिएक्शन के दौरान लाइट एनर्जी पैदा होती है, द फिनोमेनन इज नोन एज केमिल्यूमिनेसेंस होता है, ठीक है। नंबर 2, फोटोसेंसिटाइजेशन, इसको बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन। Also photosensitization, very very important, answer is this one। okay, ये जो वेपर्स है
मरकरी के लाइट एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, फिर उस एनर्जी को H2 को ट्रांसफर कर देंगे और H2 मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। The process is known as photosensitization. And number 3 is autocatalysis. ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, ऑटोकैटालिसिस का मतलब क्या होता है। ऑटोकैटालिसिस ये कुछ क्रियाएं हैं एंड सार हमारे पास क्या है भाई, दैट इज योर फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस फ्लोरेसेंस पूरा लिखूंगा इससे, फ्लोरेसेंस फ्लोरेसेंस। इसमें क्या है, मान लिया कि ये आपके पास रिएक्शन है, ए और बी के बीच में जो प्रोडक्ट बनता है, अगर यहाँ पर बी रिएक्शन को कैटलाइज करता है तो किस एग्जांपल है ये, ऑटो कैटालिसिस के वन ऑफ द रिएक्टेंट्स फंक्शंस एज कैटलिस्ट आल्सो। किसी रिएक्शन में जब कोई एक रिएक्टेंट कैटलिस्ट का काम भी करता है तो उसको बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस। फ्लोरेसेंस, अगर किसी बॉडी पे किसी सब्सटेंस पे लाइट पड़ेगी और वो लाइट को एमिट करता है, विजिबल लाइट एमिट करता है, कौन, कोई सब्सटेंस, ठीक है। जब किसी सब्सटेंस पर विजिबल या दूसरी कोई रेडिएशन पड़ता है, गिरते हैं और वो विजिबल लाइट छोड़ेगा, एमिट करेगा सब्सटेंस, द फिनोमेनन इज नोन एज फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर इन वाटर। भाई ये सॉल्यूशन है पानी के अंदर, ये जो कंपाउंड है चार, इनमें से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम होगा। बस 1 मोलर NaCl, ऐसे 1 मोलर NaCl, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, ताकि हमारा ये हमें सबसे ज्यादा 1 मोलर NaCl, तो 2 मोल पार्टिकल्स हैं भाई, 2 मोल है, 1 मोल Na पॉजिटिव का, 1 मोल Cl नेगेटिव का, देख लीजिए, ठीक है। सेकंड आंसर 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड, सारे 1 मोल होंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पर पार्टिकल्स के 3 मोल है, Mg2 पॉजिटिव 1 मोल और 2Cl नेगेटिव 2 मोल, 3 मोल हो गए टोटल पार्टिकल्स। नंबर 3 हमारे पास क्या भाई, नंबर 3 इज अमोनियम फॉस्फेट NH4 3PO4, 1 मोलर सॉल्यूशन है ये भी, ठीक है। तो इसका 1 मोल खुला हुआ है मेरे सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर 4 पार्टिकल्स है, 3 अमोनियम, लिख रहा हूं 3 अमोनियम, ठीक है, 3 अमोनियम एंड फॉस्फेट 1, तो ये 4 मोल पार्टिकल है, 4 मोल पार्टिकल्स के। फोर्थ में क्या है, 1 मोलर सोडियम सल्फेट, फोर्थ आंसर सोडियम सल्फेट, ठीक है। इसमें तो वही बनेंगे, 3 पार्टिकल आएंगे जो कि यहाँ पर थे, ये 3 आएंगे, 2 का Na पॉजिटिव है भाई और 1 है SO4, तो जिसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूशन में उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पार्टिकल्स हैं, आंसर इज 3, तो आंसर इज 3। जो अमोनियम सल्फेट है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सो इट हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। Question number 9. The extent to which a real gas departs from ideal behavior may be depicted in terms of a function called compressibility factor Z, which is equal to, देखिए प्लीज, हमारे पास क्या है, आइडियल गैस होती है, ठीक है, वो रियल, ये बोल रहा है द एक्सटेंट टू विच a real gas, और प्रैक्टिकली कोई आइडियल गैस नहीं है, सारी गैसेस क्या रियल है। तो जब गैसेस का टेंपरेचर वगैरह चेंज करते हैं तो ये क्या है, आइडियल बिहेवियर नहीं शो करते हैं, आइडियल बिहेवियर से डिविएट करते हैं, आइडियल बिहेवियर से परे जाते हैं। कितना परे जाते हैं, आइडियल बिहेवियर से डिविएशन कितना होता है, उसको हम Z की फॉर्म में लिखते हैं। Z क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर 1 है तो गैस कर लेगी आइडियल, अगर ये 1 से कम या ज्यादा है देन द गैस इज रियल, ठीक है। अब ये हमारे पास फार्मूला होता है PV nRT, यदि गैस का 1 मोल ले लेंगे ये हो जाएगा पर PV RT, अगर इसको यहाँ पर ले आएंगे आप पर, ठीक है, R को नीचे ले आएंगे, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा PV और RT = 1 = Z। अगर Z 1 है, ठीक है, फिर तो क्या है, गैस आइडियल है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है, कभी ऐसा नहीं होता है, तो Z = PV और RT। इसमें आंसर कितने हैं कि Z, the compressibility factor is equal to PV or RT, answer is 1, RT over PV, answer 2, RT over PV, answer 3, ठीक है, RT over 2 PV, right, and answer 4, that is PV over 2 RT, ऐसे ये Z की वैल्यू कह रही है, ठीक है।
कैसे कर सकते हैं इसको ना, तो दिस इज द, तो z इज इक्वल टू दिस, ये z की वैल्यू है पीवी और आर। आंसर इज 1, आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 10, बटर इज ए कोलॉइड, हाउ इज इट फॉर्म्ड? बटर, क्वेश्चन नंबर ये, बटर क्या है? ये कोलॉइड सॉल्यूशन होता है, कोलॉइड, जानते हैं कोलॉइड सॉल्यूशन क्या होते हैं, कोलॉइड सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे बनेगा ये? पहला आंसर है फैट इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड केसिंग। केसिंग क्या भाई? कि दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो पहले में फैट को इसमें क्या कर देंगे? डिस्पर्स कर देंगे। ये आंसर नहीं है प्लीज, ठीक है। फैट ग्लोबुल्स आर डिस्पर्स्ड इन वाटर। फैट को पानी में बोल देंगे, फैट इन वाटर, ठीक है। बटर तो ये नहीं है, ये बटर नहीं है, ये लीजिए। थर्ड, वाटर इज डिस्पर्स्ड इन फैट, ये आंसर है, ठीक है। वाटर इज डिस्पर्स्ड इन फैट। बटर में फैट ज्यादा है, उसमें वो क्या होता है, वो सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। तो उसमें पानी मिला होता है उसके अंदर। तो वाटर को फैट में डिस्पर्स करने से हमें क्या मिलता है? बटर मिलता है, जो कि एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, जो कि कोलॉइड है। फोर्थ आंसर, केसिन इज सस्पेंडेड इन वाटर। केसिन मतलब ये जो केसिन है प्रोटीन, इसको पानी में घोल देंगे। केसिन इज सस्पेंडेड इन वाटर। केसिन एक प्रोटीन होता है। सो ये क्या है? वाटर when dispersed in fat we get butter, which is the answer. So butter is a colloid which is formed by dispersing or suspending this water in fat. So these are very important questions of physical chemistry. Please watch the video, like, comment and share. Thanks. Namaskar.